यह कमजोर अनाड़ी लड़का खुद को पूरी तरह से अलग दुनिया में पाया, जहां उसे हर दिन जीवित रहने के लिए राक्षसों और गोब्लिन्स से लड़ना पड़ता है। हरमुका हमेशा अकेला रहता है, जैसे वह अपने वास्तविक दुनिया में था, जहां वह पूरी तरह से अकेला हारा हुआ था और उसका भविष्य अंधकारमय था। कोई भी उसे कभी नहीं देखता था, क्योंकि वह स्कूल के समूहों में कभी फिट नहीं होता था। जो एंड्रू टेट के अनुयायियों, स्कूल की लड़कियों, घिनौने अपराधी, बदबूदार और पसीने से तरबतर गीक्स, सिग्मास और अच्छे लड़कियों के समूहों में बंटे हुए थे। अपना सिर डेस्क पर टिकाते हुए हरुका जानता है कि इस दुनिया में उसके जैसे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी अचानक उसकी कक्षा के सहपाठी मूर्खों की तरह व्यवहार करने लगते हैं जब वे कक्षा में एक चमकता हुआ सुनहरा वृत्त देखते हैं। उनमें से कई की तरह एक कुंवारा वीब होने के नाते हरुका तुरंत इसे एक समनिंग के रूप में पहचानता है, जैसे कि उसने जिन मंगा को पढ़ा है। लेकिन वह इससे निपटने के लिए बहुत आलसी है। वह दूर जाने की कोशिश करता है, केवल यह जानने के लिए कि दरवाजा फ्लेक्स सील से मजबूती से बंद है। काफी नुकसान के बावजूद यह नहीं हिलता। जादुई गोला फैलता है, कक्षा को घेर लेता है और छात्र उसमें खींचे जाने लगते हैं। बहुत ज्यादा टॉम क्रूज की फिल्में देखने के बाद हरुका एयर डक्ट्स के माध्यम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि गोला उसे पकड़ लेता है और उसे सफेद अंतहीन शून्य में खींच लेता है। वह इधर उधर देखता है, सोचता है कि आखिर उसकी पूरी कक्षा कहाँ है, और एक बदसूरत राजा के आने का इंतजार करता है जिसकी 10,000 स्तर की बेटी है, लेकिन कुछ नहीं होता। जल्द ही वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है, किसी कारण से इशारों में बात करने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह हरुका यह समझ जाता है कि उसके सभी सहपाठियों को पहले ही बुला लिया गया था। एक विशेष क्षमता का चयन करने के बाद उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाया गया। बूढ़ा आदमी उसे सूचित करता है कि उसे भी एक कौशल चुनना होगा, लेकिन 50 विकल्पों में से 43 पहले ही ले लिए गए हैं, जिससे कोई भी शक्तिशाली कौशल नहीं बचा है। इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे एक बेकार कौशल से ही काम चलाना पड़ेगा। यह महसूस करने पर उसकी उम्मीदें और भी टूट जाती हैं, जब वह देखता है कि उनकी मां के पास भी बची हुई क्षमताओं से बेहतर क्षमताएं हैं। निराश होकर वह बेहतर कौशल की मांग करते हुए बूढ़े आदमी को झटके देता है, या ये सीखें कि सही से गिनती कैसे करें और लोगों को बुलाना बंद करें अगर उनमें पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं। बूढ़ा आदमी आखिरकार भड़क जाता है, उसे एक तरफ धकेलते हुए कहता है कि कोई इतना बदकिस्मत इंसान होगा तो वो सबसे अच्छी क्षमताओं के साथ भी नहीं बच पाता। निराश होकर वह हारुका को सारी बची हुई शक्तियां दे देता है और उसे नई दुनिया में धकेल देता है। जब हारुका मुड़ता है तो वह खुद को एक विशाल जंगल के बीच में पाकर हैरान रह जाता है। डर और अकेलापन महसूस करते हुए वह जमीन पर एक थैली देखता है और उसे उठाता है, ये पता लगाते हुए कि इसमें अनलिमिटेड ले जाने की क्षमता है। ये एक अच्छा आइटम है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके अंदर सब कुछ उतना ही साधारण है जितना मेरी गर्लफ्रेंड। वह जल्दी से एक ड्रिप चेक करता है और अपने आंकड़े जांचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर 2 पासे दिखाई देते हैं। वह उन्हें घुमाता है और दोनों पर एम आता है। उसे नहीं पता कि यह किसके लिए खड़ा है, लेकिन आंकड़े उसे एक ही कौशल पर सब कुछ असाइन करने के लिए कहते हैं। ये सुनिश्चित नहीं है कि एम का अर्थ माइनस है या कुछ और। वह सुरक्षित मार्ग अपनाता है और अपनी सारी शर्तें भाग्य के आंकड़े पर लगाता है। उनके आश्चर्य के लिए एम वास्तव में अधिकतम के लिए खड़ा है और उनका भाग्य आंकड़ा अब अधिकतम हो चुका है। वह यह भी सीखता है कि उसकी अत्यधिक अकेलेपन और कुंवारी होने के कारण भगवान ने उसे एक विशेष दया क्षमता दी है, जो उसे जंगली प्राणियों को वश में करने देती है। वह यह देखने के लिए चारों ओर देखता है कि क्या उसके कोई सहपाठी आसपास हैं, लेकिन कोई नहीं है। इसलिए वह आगे बढ़ने और अपना खुद का घर बनाने का निर्णय लेता है, यूट्यूब पर उन लोगों से प्रेरित होकर जो मिट्टी से घर बनाते हैं। जैसे ही वह जंगल से गुजरता है, उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। चिंतित होता है कि कोई विशालकाय राक्षस उस पर कूद सकता है, या शायद ही आपकी मां है। अपने डर को कम करने के लिए वह संपर्क लेंस नामक एक अन्य कौशल वस्तु निकालता है। उसके आश्चर्य के लिए जैसे ही वह उन्हें पहनता है, उसे विभिन्न चीजों के आंकड़े देखने की शक्ति मिल जाती है, जो एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी और शक्तिशाली क्षमता है। वह महसूस करता है कि यह कौशल उनके नाम से कहीं अधिक मूल्यवान है, और खुशी खुशी अपने आसपास की जड़ी बूटियों को स्कैन करता रहता है, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, और यहां तक कि मशरूम और अधिक भी। अपनी अंतहीन बैग के साथ वह जितना चाहे उतना इकट्ठा कर सकता है, ताकि अपनी दवा को बड़ी मुनाफे के लिए बेच सके। एक सच्चे सिग्मा की तरह पुनः जलयोजन करने के बाद वह जंगल से आगे बढ़ता है और अंततः एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है कि अंदर कोई जीव नहीं है, और फिर कुछ उपयोगी खोजने के लिए प्रवेश करता है। गुफा जल्दी ही अंधेरी हो जाती है, इसलिए वह अपनी लालटेन और जादुई तंबू निकालता है, जिसे वह आसानी से शांति से रहने के लिए स्थापित कर सकता है। रात होने तक हरुका भालू ग्रिल्स की तुलना में अधिक आरामदायक महसूस करता है, क्योंकि वह लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपनी तापमान जादू का उपयोग करते हुए आग जलाता है, जो जानवरों को भी दूर रखेगी। वह फिर से अपने आंकड़े देखता है, ध्यान देता है कि उसकी कई क्षमताएं बढ़ गई हैं, लेकिन वह बहुत थका हुआ है उन्हें देखने के लिए, इसलिए वह सो जाता है। अगली सुबह वह चौंक कर उठता है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र को स्कैन करता है कि वह अभी भी सुरक्षित है, यह महसूस करते हुए कि उसके राक्षस प्रतिरोधी तरीके पूरी तरह से काम कर गए। भूख लगने पर वह एक और आग जलाता है, एक पैन निकालता है और कुछ मशरूम और बीफ झटकेदार को भूनता है। भोजन आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट बनता है और वह सोचता है कि क्या वह यहाँ एक किसान के रूप में बच सकता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है। इसलिए वह गुफा से बाहर निकलता है और एक जड़ी बूटियों के पैच की खोज करता है, जो उसे मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते समय वह अपने पीछे एक शोर सुनता है और कुछ बेवकूफ गोब्लिन्स को इधर उधर भटकते हुए देखता है। घबराहट छा जाती है और वह कुछ झाड़ियों में छिप जाता है, क्योंकि मूर्ख गोब्लिन्स स्किबिडी टॉयलेट गाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हरुका सीमा तय करता है, अपनी छड़ी को पकड़ लेता है, इससे पहले कि यह बकवास उसे प्रभावित करे। वह सोचता है कि क्या उसकी छड़ी 2 गोब्लिन्स को संभालने के लिए काफी होगी। सावधानी के लिए वह कुछ गियर पहनता है और फिर उनकी ओर दौड़ता है। एक गोब्लिन के बड़े सिर पर वार करता है।
इससे उसके अंदर कुछ जाग जाता है और वह उस गरीब प्राणी को तब तक पीटता रहता है जब तक कि वह जमीन पर बेहोश होकर गिर नहीं जाता। दूसरा गोब्लिन डर जाता है लेकिन फिर भी हरुका की तरफ दौड़ता है। हरुका के लिए शुक्र है, गोब्लिन के हमले अनुमानित होते हैं, इसलिए वह आसानी से हमलों को चकमा देकर उसके सिर पर वार करता है और एक छोटे जादुई विस्फोट के साथ उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपने चेहरे को धोता है जब सूरज डूबता है और घर जाने का निर्णय लेता है। उसे लगता है कि उसने आज के लिए काफी कर लिया है। अपने गुफा में लौटने के बाद वह कुछ मशरूम भूनता है जैसे कि वह एक बेघर आदमी हो और अपने आंकड़े देखता है, केवल यह देखकर कि कई क्षमताएं स्तर ऊपर हो गई हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि गोब्लिन उसे क्या करेंगे यदि वे उसे खाली गुफा में अकेला पालें। वह जल्दी से डरावने विचारों को झटक देता है और बिस्तर पर जाने से पहले कुछ व्यायाम से गर्म हो जाता है। अगले दिन सुबह वह फिर से नाश्ते के लिए मशरूम के साथ उठता है, जो पहले से ही थकाऊ हो रहा है। वह सोचता है कि क्या वह कुछ मांस पा सकता है, लेकिन जल्दी से याद करता है कि उसकी कक्षा में शाकाहारी उसे जिंदा भून देंगे अगर उसने ऐसा जोर से कहा। वह उठता है, कुछ जादू से अपने आंकड़े बढ़ाता है और अपने विश्वासपात्र लकड़ी के कर्मचारी के साथ दिन के लिए बाहर जाता है। जल्द ही उसे जमीन पर कुछ मिलता है, लेकिन फिर वह जान जाता है कि यह फिर से एक बेकार मशरूम है। निराश होकर वह इसे जमीन पर फेंक देता है और मांस की खोज फिर से शुरू करता है, जैसे कि यह पेड़ों पर उगता है, पूरी तरह से अनुभवहीन की तरह। जल्दी ही वह अपनी स्थिरता को पुनः प्राप्त करता है और महसूस करता है कि उसे अपनी जादुई क्षमताओं को निखारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह एक बार फिर अपने आंकड़ों को बढ़ाता है और फिर जंगल में दौड़ना शुरू करता है। उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उसकी गति कई गुना बढ़ गई है, जिससे उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का और चपल हो गया है। यहां तक कि उसके हमले तेज और शक्तिशाली लगते हैं, इसलिए वह इसे पास के गोब्लिन समूह पर आजमाने का निर्णय लेता है। बिना झिझक के वह लड़ाई में कूदता है, पहले गोब्लिन को अपने लकड़ी के हथियार से मारता है और फिर दूसरे के सिर पर वार करता है। ये हालांकि गोब्लिन्स को नाराज कर देता है, विशेष रूप से मांसल वाले को, जो एक क्लब उठा लेता है। हारुका जोखिम नहीं उठाना चाहती, झाड़ियों में छिप जाती है और बिना किसी की नजर में आए निकल जाती है। वह तय करता है कि उसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है और अपने गुफा की ओर लौट जाता है। दिन की घटनाओं पर विचार करते हुए कुछ DIY प्रोजेक्ट शुरू करता है, जैसे कि एक इकिया टेबल का निर्माण करना। कई प्रयासों के बाद अगली सुबह तक वह काफी कुशल हो गया है और अपने दम पर एक स्टूल और एक कॉफी टेबल को सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लेता है। अपनी नई कौशल के साथ वह सुरक्षा को मजबूत करता है, गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी का गेट बनाता है ताकि बिना अनुमति के कोई अंदर ना आ सके। उस रात वह मांस के बिना अधिक लंबा नहीं चल पाने के कारण एक छोटे खरगोश का शिकार करने के लिए बाहर जाता है। भाग्य उसका साथ देता है जब वह जंगल में दौड़ते हुए एक खरगोश को देखता है और जंगली बिल्ली की तरह उसे पकड़ने में कामयाब होता है। भोजन के विचार पर शिकारी की तरह मुस्कुराते हुए उसे अचानक पास में दूसरों की उपस्थिति महसूस होती है और वह सतर्क हो जाता है। वह चारों ओर देखता है और अपनी हैरानी और निराशा के लिए देखता है कि अपराधियों का समूह उसकी ओर आ रहा है। यह उसे फिर से डराता है क्योंकि वह उनके साथ उलझना नहीं चाहता, इसलिए वह कुछ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और चुपचाप चला जाता है। लेकिन फिर उसकी प्रवृत्तियां फिर से सक्रिय हो जाती हैं। वह जल्दी से अपनी विशेष दृष्टि का उपयोग करता है, जो उसे अपने चारों ओर सब कुछ देखने की अनुमति देता है। और उसकी हैरानी की बात यह है कि वह देखता है कि एक तरफ से कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से सामान्य एंड्रयूटेड प्रशंसक और अजीबोगरीब गीक्स आ रहे हैं। वह तय करता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, जब वह अचानक कक्षा अध्यक्ष के नेतृत्व में शाकाहारी लड़कियों को देखता है। वह खरगोश को जाने देता है और सोचता है कि क्या उसे कक्षा अध्यक्ष से मिलना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उसके प्रति दयालु रही है और वह उसे पहली कक्षा से जानता है। लेकिन वह खुद को दृढ़ संकल्प के साथ रोकता है, यह सोचकर कि अपने जीवन पर नियंत्रण रखना कितना अच्छा लगता है, और फैसला करता है कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया को जीत लेगा। उससे पहले उसे गुंडों से छुपना है, इसलिए वह झाड़ियों में कूद जाता है। उनमें से एक को एक आवाज सुनाई देती है और वह उसकी ओर बढ़ता है, जिससे हारुका को उम्मीद होती है कि वह आदमी और करीब नहीं आएगा। सौभाग्य से अचानक एक खरगोश झाड़ियों से बाहर भागता है, जिससे वह गुंडा चौंक जाता है और वे सभी खुद को समझा लेते हैं कि यह सिर्फ जानवर था। हालांकि हारुका उनका सामना नहीं करना चाहता, वह सुनने के लिए पास में ही रहता है। वे कुछ महत्वपूर्ण नहीं कह रहे हैं, बस नेता उपकक्षा प्रतिनिधि के तरबूजों के बारे में बात कर रहा है, जबकि अन्य अपने पसंदीदा नाम लेना शुरू करते हैं। यह हारुका को याद दिलाता है कि कैसे ये लड़कियां हमेशा ऐसे बदमाशों से निपटती हैं। नेता फिर तनाका, जो बाहरी है, को परेशान करता है और पूछता है कि क्या लड़कियों की स्किल्स उनकी योजनाओं में मदद करेंगी, जिससे हारुका को लगता है कि वे उसका उपयोग गूगल सर्च की तरह कर रहे हैं। नेता मजाक करता है कि वाइस रिप्रेजेंटेटिव उसका इंतजार कर रहा है और जल्द ही वह हमेशा के लिए चला जाता है। हर्बिकाउड मानता है कि पूरी क्लास ऊपर की ओर है, लेकिन वह जानता है कि अकेलापन सबसे अच्छा है। उसकी मुख्य समस्या यह है कि उसने अब तक केवल मशरूम इकट्ठे किए हैं, हालांकि उसकी अकेले रहने की क्षमता बातचीत से बचने के लिए बढ़ गई है। फिर भी वह अभी भी केवल स्तर 3 पर है, शायद इसलिए कि उसने अपनी मास्टर ऑफ नन और वेंट्रिलोक्विस्ट कौशल को नहीं बढ़ाया है, जिसे वह पूरी तरह से समझता भी नहीं है। बिना देर किए वह इन क्षमताओं का पता लगाने की कोशिश करता है। मास्टर ऑफ नन का शायद मतलब है कि वह किसी एक चीज में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, लेकिन वह एक औसत स्तर पर सब कुछ थोड़ा कर सकता है। जहां तक वेंट्रिलोक्विज्म का सवाल है, ऐसा लगता है जैसे ये एक बेकार की प्रतिभा है, जैसे कि इसका मतलब है कि वह सिर्फ दूसरों के लिए एक कठपुतली है। फिर भी वह इसे फिलहाल छोड़ देता है और अपना मन साफ करने के लिए खाता है, भले ही ये सिर्फ और मशरूम ही क्यों ना हो। 7वीं सुबह हारुका धातु के टकराने और पुरुषों की चिल्लाहट की आवाज से जाग जाता है। वह सोचता है कि यह फिर से बदमाश होंगे, लेकिन पाता है कि गॉब्लिन से लड़ने वाले नर्ड्स हैं। मनोरंजन के लिए वह सोचता है कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं, हालांकि वे जीतते हुए नहीं लगते। अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करते हुए हारुका उनकी स्थिति की जांच करता है और देखता है कि वे सभी स्तर 16 पर हैं। एक जादूगर, एक सिंक, संरक्षक और शिनोबी उसकी तरह बेकार नहीं।
ये उसे उसकी कक्षा की याद दिलाता है जो प्रतिभाशाली छात्रों से भरी होती है, और वह अभी भी समझ नहीं पाता कि उसे ओटाकू नर्ड्स के साथ क्यों रखा गया था। जैसे ही वह छोड़ने वाला होता है, उसकी धारणा कौशल दो गोब्लिन्स को नर्ड्स पर हमला करते हुए पकड़ लेता है। उनकी दयालुता को याद करते हुए हारुका दुश्मनों को हरा देता है। वह बाद में उनसे मिलता है और जल्द ही वे एक साथ चल रहे होते हैं, उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते हुए। लेकिन हारुका, जो लंबे समय से अकेला था, उनका धन्यवाद के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए अनिश्चित है। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां वे उसके द्वारा अकेले बनाए गए ढांचे से प्रभावित होते हैं। हारुका बातचीत शुरू करता है, पूछता है कि बाकी क्लास के साथ क्या हुआ और वे उस समय जंगल में क्यों थे। गीक्स को जवाब देने में परेशानी होती है, इसलिए जादूगर समझाता है कि यह सब तब शुरू हुआ जब वे जंगल में टेलीपोर्ट किए गए थे। कुछ ने अपने सिर खुजलाए, कुछ ने अपने आप को चुटकी ली, ये सोचकर कि यह एक सपना था, जबकि कुछ रो पड़े। हालांकि गीक्स इस नई दुनिया में सबसे अधिक सहज थे। बदमाश इसे भांपकर ऐसी दुनियाओं के बारे में जवाब मांगने लगे, हिंसा की धमकी देने लगे। इस अफरा तफरी में क्लास प्रतिनिधि ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब गोब्लिन की भीड़ आ गई तो सबसे कठिन बिगड़े हुए लड़के भी अपनी जमीन नहीं पकड़ सके। हालांकि गीक्स दृढ़ रहे, संरक्षक अपनी ढाल के साथ, शिनोबी अपनी कतान से, सिंह एक हथौड़े के साथ और जादूगर अपने जादू के साथ। अंततः यहां तक कि बदमाश और खिलाड़ी भी लड़ाई में शामिल हो गए और गोब्लिन्स पराजित हो गए। लड़ाई के बाद क्लास प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि वे एक सुरक्षित स्थान खोजें, जिससे वे एक नदी के किनारे पर पहुंच गए। होशियार छात्रों ने अपनी कौशल का उपयोग करके एक जीवित रहने की योजना बनाई और शिविर स्थापित किया, जबकि क्लास प्रतिनिधियों ने निगरानी रखने, खाना पकाने और आपूर्ति इकट्ठा करने जैसे कार्य सौंपे। इससे कक्षा को एक टीम के रूप में कार्य करने का मौका मिला, जब तक कि लोकप्रिय लड़कियां लकड़ी इकट्ठा करने से इनकार नहीं कर देती। उनकी बगावत फैल गई और जल्द ही केवल कक्षा प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और कुछ अन्य लोग शिविर में बचे। हालांकि कुछ अभी भी प्रेरणा की कमी और दिनचर्या से ऊब चुके थे, जिससे वे सुस्त हो गए। एक गोब्लिन हमला बेस पर हुआ। बुद्धिजीवी, पहले से ही काम में डूबे हुए, को अपने दम पर दुश्मनों से लड़ना पड़ा। उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन इसकी कीमत थकावट थी। नर्ड जादूगर को एहसास हुआ कि उन्हें साथ रहना होगा और अपनी क्षमताओं को सुधारना होगा, क्योंकि गोब्लिन ही एकमात्र खतरा नहीं थे, धमकाने वाले भी थे। जादूगर ने देखा था कि धमकाने वाले दूसरे छात्र को ऐसे कौशल छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, जैसे आकर्षण, जो शायद लोगों को नियंत्रित करता है, और कठपुतली का खेल, जो दूसरों को कठपुतलियों की तरह नियंत्रित करने की ओर इशारा करता है। नर्ड सिर्फ बाहरी खतरों के लिए स्तर नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि शिविर के भीतर के खतरों से निपटने के लिए भी। चीजों पर नजर रखने के लिए ओटाकू ने गुंडों का पीछा किया और जंगल में उनकी एक योजना सुनी कि वे कैंप में एक हरम बनाएंगे। उन्होंने जल्दी से क्लास प्रतिनिधि को चेतावनी दी, जिसने तय किया कि वह लेवल अप करेगा और गुंडों का सीधे सामना करेगा। हालांकि धमकियों ने हाल ही में आकर्षण और कठपुतली कौशल में महारत हासिल की थी, जिससे चीजें और अधिक कठिन हो गई थीं। इसके बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ क्लास प्रतिनिधि ने धमकियों का सामना किया। अप्रत्याशित रूप से पढ़ाकू बच्चों ने जल्दी से उन्हें नीचे गिरा दिया और उनकी बुरी क्षमताओं को सील करने के लिए जादू का उपयोग किया। उनके हरम योजना का खुलासा होने पर धमकाने वाले शिविर से भाग गए, लेकिन बदला लेने की कसम खाई। अराजकता फैल गई और अंत में शिविर को जला दिया गया। लोकप्रिय लड़कियों ने नर्ड्स को दोष दिया, उन पर बुलियों के साथ संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया। अधिकांश छात्रों ने भीड़ का अनुसरण किया और ओटाकू को दोषी ठहराया। कक्षा प्रतिनिधि कुछ अन्य लोगों के साथ, जो मानते नहीं थे कि नर्ड्स दोषी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। नतीजतन गीक्स को कैंप से बाहर निकाल दिया गया। जब हारुका ने यह कहानी सुनी तो वह भावुक हो गए और अपने दोस्तों को उनके द्वारा झेली गई सभी परेशानियों के लिए गले लगाया। उन्होंने यहां तक प्रस्ताव दिया कि एक मशरूम पार्टी का आयोजन करेंगे, ताकि सब मिलकर बातें कर सकें और साथ में खाना खा सकें। हारुका ने अपने दोस्तों के साथ रात बिताई, ये महसूस करते हुए कि संगति होना इतना बुरा नहीं है। सुबह के समय उसने अपने सहपाठियों को अलविदा कहा और एक ने पूछा कि क्या वह उनके साथ नदी का अनुसरण करके साहसी बनने के लिए शामिल होगा। हारुका ने स्वीकार किया कि वह किसी और के साथ टीम बनाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अपने सामान्य रहस्यमय अंदाज में उन्होंने मना कर दिया और उनसे कहा कि वे उनके बिना आगे बढ़ें। जब उन्होंने नर्दी लोगों को जाते हुए देखा तो हारुका ने सोचा कि उनकी कमजोर क्षमताएं केवल उन्हें धीमा कर देंगी। उन्होंने चीजों की जड़ तक पहुंचने के लिए क्लास प्रतिनिधियों को खोजने का निर्णय लिया। अपनी खोज के दौरान उन्होंने एक भेड़िए के राक्षस का सामना किया, काट लिया गया, लेकिन उसे सिर पर एक प्रहार से हरा दिया। रात होते ही वह अपनी कक्षा के नष्ट हुए कैंप साइट पर पहुंचा और अपनी खोज क्षमता का उपयोग करके नदी पार करते हुए मानव पद चिन्हों को खोजा। ट्रैक्स का पीछा करते हुए उसने दूरी में लोकप्रिय लड़की को देखा और सोचा कि उसे भुने हुए मशरूम का आनंद लेने के लिए घर ही रहना चाहिए था। वह छोड़ने ही वाला था जब सबसे लोकप्रिय लड़कियों ने उसका सामना किया। हारुका ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उनमें से एक को कहते सुना, कृपया रुकिए, तो उसने देखा कि क्या वास्तव में उसने ऐसा ही कहा था। लोकप्रिय लड़की ने जल्दी से समझाया कि वे माफी मांगने के लिए पढ़ाकू लोगों को ढूंढ रही थीं और महसूस किया कि उनकी गलती कितनी गंभीर थी। आखिरकार वे केवल उन्हीं की वजह से जिंदा थे। हारुका को यह अजीब लगा कि इन बिगड़ी हुई लड़कियों ने माफी मांगने की इच्छा जताई, क्योंकि ऐसा मूल दुनिया में कभी नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि यह नर्ड्स के साथ बराबरी करना असंभव है। एक लड़की ने जोर देकर कहा कि वह जानना चाहती है कि वह क्या जानता है, इसलिए हारुका ने उन्हें कठिन सवालों से चुनौती दी। क्या वे जंगल से बच सकते हैं? क्या वे राक्षसों का सामना कर सकते हैं? क्या वे वास्तव में अपने उद्धारकर्ताओं को खोजने और माफी मांगने जा रहे थे, या वे सिर्फ हार मान लेंगे? उसके सीधे शब्दों ने लड़कियों को डरा दिया, जैसे कि वे अंतहीन जंगल में मरने से डरती थीं। उन्होंने हारुका से प्रार्थना की कि वह उन्हें कैसे जीवित रहना और चीजों को ठीक करना सिखाए। इसके बाद हारुका ने देखा कि उसकी अधीनता क्षमता सक्रिय हो गई थी, जिसमें 3 लड़कियों को अधीन बताया गया था: लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय लड़की ए और लोकप्रिय लड़की बी।
चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, वह अब भाग्य से उनके साथ बंध गए थे। घंटों चलने के बाद जब सूरज उगा तो 3 लड़कियां उसके पीछे ऐसे चल रही थीं जैसे बत्तख के बच्चे अपनी मां का पीछा करते हैं। उनकी बेवकूफी भरी हरकतें और खाली निगाहें हारुका को पागल कर रही थीं, खासकर जब उन्हें डर था कि वे भेड़िए के राक्षसों को मारना शुरू कर देंगी और उनके क्रिस्टल ऐसे लाएंगी जैसे वफादार पालतू खिलौना वापस लाते हैं। कम से कम उसने सोचा कि अधीनता की क्षमता इसी तरह काम करती है। इन अराजक विचारों के बीच हारुका ने देखा कि लड़कियों में से एक घायल हो गई थी, इसलिए उसने उसे एक उपचार औषधि की पेशकश की। इसे सही तरीके से उपयोग करने के बजाय उसने पूरी औषधि उस पर डाल दी, यह सोचकर कि यही आदेश था। उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर क्लास प्रतिनिधि को लड़कियों के साथ हुई घटना का पता चल गया तो वह गुस्से से बेकाबू हो जाएगी और वह उसकी अधिकारिता के साथ उसका सामना नहीं कर सकता था। जबकि हारुका जादू को तोड़ने का तरीका खोज रही थी, क्लास प्रतिनिधि उसके पीछे प्रकट हुई, उसके ध्यान के लिए चिल्लाते हुए। इस बीच बदमाश लड़कियों को पुराने कैंप साइट पर निशाना बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहले उन्हें अन्य मुद्दों से निपटना था। हारुका अपनी कक्षा की प्रतिनिधि को उसके नाम से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद नहीं आता, जो उसे बहुत परेशान करता है। वह अपनी हताशा जोर से प्रकट करती है। जल्द ही अन्य कक्षा प्रतिनिधि हाँफते हुए पहुंचते हैं और उनके नेता पूछते हैं कि स्मार्ट लड़कियों को क्या हुआ, क्योंकि वे ठीक नहीं लग रही। यहां तक कि हारुका भी अनिश्चित है, हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी अधीनता कौशल ने उन्हें ज़ॉम्बी की तरह बना दिया। क्लास प्रतिनिधि पूछती है कि क्या उसने उन पर यह कौशल इस्तेमाल किया, और हारुका अनिच्छा से सिर हिला देती है। वह नाराज हो जाती है, उसे याद दिलाते हुए कि यह कौशल केवल राक्षसों के लिए है। हारुका ने बताया कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन लड़कियां उस पर संदेह करती हैं और उसे ठंडे घूरते हैं, जो उसे लगभग जमा देते हैं। वह तनावपूर्ण क्षण से बच निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन लड़कियां उसे वहीं रहने की मांग करती हैं। परेशान होकर हारुका सोचता है कि क्या यही शांत जीवन था जो उसे इस नई दुनिया में वादा किया गया था। प्रतिनिधियों के नेता शिमाजाकी, जो कि कुलीन लड़कियों के प्रमुख हैं, को तब तक हिलाते हैं जब तक कि वह होश में नहीं आ जाती। क्लास का प्रतिनिधि फिर हारुका को वापस बुलाता है ताकि सभी को इकट्ठा किया जा सके और चीजों का पता लगाया जा सके। फिलहाल अकेला छोड़ा गया हारुका अपने घर विस्तार कौशल का अभ्यास करने पर विचार करता है, शायद एक आधार भी बना ले। लेकिन जब वह कौशल को सक्रिय करता है तो वह दुखद रूप से जमीन में गले तक दब जाता है। कक्षा प्रतिनिधि को हारुका को अलग खींचना पड़ता है ताकि वह उसे सब कुछ समझा सके जो शिमाजाकी ने बताया। शिमाजाकी के अनुसार हारुका सभी की मदद करने आया, जिससे लड़कियों ने आभार में झुककर धन्यवाद किया। इसके बावजूद हारुका कहता है कि वह घर जाना चाहता है, लेकिन लड़कियां उसे डांटती हैं, उसे उसकी मदद के वादे की याद दिलाती हैं। भ्रमित होकर क्लास प्रतिनिधि पूछता है कि उसका घर जाने का क्या मतलब है। हारुका बताते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में फेंके जाने के बाद अपना खुद का घर बनाया। लड़कियां इस खुलासे से उत्साहित हैं और नेता तुरंत एक नई रणनीति बैठक बुलाता है, जिससे हारुका को फिर से बाहर रखा जाता है। क्लास प्रतिनिधि पूछती हैं कि उनके घर में कितने लोग रह सकते हैं, और हारुका कहते हैं कि अगर थोड़ा समायोजन किया जाए तो लगभग 240 फीट हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें बाथरूम और रसोई का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। लड़कियां इस बात से चकित हैं कि उसके घर में ऐसे कमरे भी हैं, और नेता यह देखकर हैरान है कि यह कहीं बीच में ही एक हवेली है। अपने दोस्तों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर नेता विनम्रता से पूछती है क्या वे रात उसके घर पर रुक सकते हैं। हारुका इतने सारी लड़कियों की मेजबानी के विचार पर चकित ना नहीं कह पाता और उन्हें अपने घर ले जाता है, अंधेरे में उन्हें मार्गदर्शन करते हुए। लंबी सैर के बाद लड़कियां थकी हुई हैं, उसके तेज कदमों से मेल नहीं खा पा रही हैं। जब वे अपनी सांसें पकड़ती हैं तो वे महसूस करती हैं कि वे कहीं के बीचों बीच एक हवेली में आ गई हैं। इस खोज ने लड़कियों के समूह को इस कठोर नई दुनिया में अब तक के किसी भी अनुभव से अधिक रोमांचित कर दिया है। हारुका को यह अजीब लगता है कि लड़कियों को उसका घर नर्ड से भी ज्यादा पसंद आता है। अब उन्हें घर दिखाने का समय है, और जैसे ही वह बाथरूम की ओर इशारा करता है, लड़कियों में से अधिकांश आगे बढ़कर स्नान करने जाती हैं, अपने कपड़े हवा में फेंकते हुए। हारुका देखती है, हैरान है कि जंगल में समय बिताने के बाद वे कितने जंगली हो गए हैं। अब जब घर भरा हुआ है, हारुका बाहर थोड़ी निजता के लिए एक टेंट लगाती है। जैसे ही वह अकेलेपन का आनंद लेना शुरू करता है, कक्षा नेता उसे उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए बाधित करता है। जैसे ही लड़के चले गए, लड़कियां चिंतित थीं, लेकिन अब वे बहुत अधिक आराम महसूस कर रही हैं। यह आश्चर्यजनक है कि एक अच्छा कमरा, अच्छा खाना और एक गर्म स्नान कितना मनोबल बढ़ा सकता है। इसके बावजूद वह स्वीकार करती है कि वह अपने समूह को इस सारे अराजकता के माध्यम से अच्छी तरह से नहीं चला पाई है। हारुका उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि उसने काफी कुछ किया है, भले ही वह ओड़ा और दूसरों की तरह सब कुछ नहीं कर सकती। वह समझाता है कि गीक्स को इस तरह की स्थिति के लिए तैयार किया गया था और वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है, जबकि बाकी सभी बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यह उसे कुछ हद तक सांत्वना देता है, हालांकि वह अभी भी आश्चर्य करती है कि क्या हारुका वास्तव में एक अजीब है जो जंगल में एक हवेली बनाने में सक्षम है। उसकी तेज नजर उसे हक्का बक्का कर देती है। उसे शुभ रात्रि कहने के बाद वह चली जाती है और लड़कियां अंततः एक उचित स्नान और अच्छी नींद का आनंद लेती हैं। विशाल महल में क्लास प्रतिनिधि को सबसे कम आरामदायक जगह मिलती है, लेकिन वह चुपचाप उसके कोने में बैठकर संतुष्ट है, जबकि हारुका लड़कियों के बारे में सोच में खोया रहता है और उसे लगता है कि यह एक लंबी रात होने वाली है। सुबह के समय एक लड़की उसे जगाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन बताती है कि नाश्ता तैयार है। हैरान होकर हारुका उसे पहचान नहीं पाता और आधे घंटे की नींद की ओर मांग करता है। लड़की मजाक में कहती है कि वह जल्दी उठने वाला नहीं लगता। वह अजीब महसूस करते हुए विषय बदल देता है और पूछता है कि नाश्ते में क्या है। वह कहती है कि मशरूम और ग्रिल्ड मछली है, जिससे वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह कई दिनों से केवल मशरूम खा रहा था। जैसे ही वे तंबू से बाहर निकलते हैं, वह गलती से उससे टकरा जाता है। वह संभल जाती है, जबकि हारुका माफी छोड़कर सीधे मछली पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले निवाले के साथ उसका मछली के प्रति प्यार अटल हो जाता है। लड़की अपने समूह की ओर से बोलते हुए पूछती है कि क्या हारुका नदी के पास रहता है। वह मानता है कि वह ऐसा करता है,
लेकिन उसने केवल मशरूम खाई हैं क्योंकि मछलियां पकड़ने में बहुत तेज और चालाक होती हैं। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि क्या उनके पास कोई आसान तरीका है। लड़कियां उसे अपनी तकनीक दिखाती हैं जिसमें वे बिजली का उपयोग करके नदी में मछलियों को तुरंत मार देती हैं। हैरान होकर हरुका उसे इसे फिर से करने के लिए कहता है और जब वह अपने हाथों में बिजली इकट्ठा करती है तो वह अपनी पैकेजिंग कौशल का उपयोग करके मंत्र को पकड़ लेता है और इसे नदी में लागू करता है। उत्साहित होकर वह पहली बार मछली पकड़ने का जश्न मनाता है और अपनी खुशी के लिए उसे पता चलता है कि उसने अपनी खुद की बिजली का जादू विकसित कर लिया है। अपनी पैकेजिंग क्षमता का उपयोग करते हुए वह किसी भी तत्वीय जादू को पकड़ सकता है और इसे अनोखे तरीके से फिर से बना सकता है। लड़की टिप्पणी करती है कि यह थोड़ा शक्तिशाली लग रहा है और हरुका सहमत होते हैं, कह रहे हैं कि यह शायद उनकी पैकेजिंग कौशल और उनकी मास्टर ऑफ नन क्षमता का मिश्रण है। उन्हें अब भी याद है कि कैसे उन्हें सबसे खराब शक्तियां मिली जबकि बाकी सभी को सर्वश्रेष्ठ मिली और बिजली के जादू को नियंत्रित करते समय वे खुद को उत्साह से लगभग गीला कर बैठे। बाद में हरुका लड़कियों के नेता से मिलती है और पूछती है कि क्या उन्होंने अपने अगले कदम का निर्णय लिया है। वह बताती है कि वे एक सहमति तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन शायद शहर की ओर जा रहे हैं। हरुका मानती है कि वे गीक्स से मिलने जा रहे हैं और वे पुष्टि करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी है। नेता यात्रा से पहले स्तर बढ़ाने के महत्व को जोर देते हैं जिससे हरुका सहमत होती है और मदद करने की पेशकश करती है। नेता उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन स्पष्ट करते हैं कि उनका लक्ष्य ओटा और अन्य बुद्धिजीवियों का पीछा करना नहीं है। हरुका को थोड़ा निराशा होती है क्योंकि वह लड़कियों और बुद्धिजीवियों के बीच टकराव देखना पसंद करता। फिर भी वे सभी इकट्ठे होते हैं और अपने प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। हरुका सभी से उनकी स्तर पूछता है और सामने वाले बताते हैं कि वे स्तर 16 और 21 के बीच हैं। वह चौंक जाता है क्योंकि वह केवल स्तर 7 पर है। अपने वादे के प्रति सच्चे रहते हुए वह तेजी से पास की झाड़ी में 3 कोबोल्ड्स को आराम करते हुए देखता है और लड़कियों से उन्हें संभालने के लिए कहता है क्योंकि राक्षस उनके स्तर से केवल आधे हैं। लड़कियां खिंचाव करने लगती हैं और लड़ाई के लिए तैयार होती हैं लेकिन जब समय आता है तो वे आसानी से हार जाती हैं। हरुका आलोचना करता है प्रदर्शन को घटिया कहते हुए कि किसी ने उन्हें चेतावनी नहीं दी थी कि प्राणी काटेगा। बाद में अपने तंबू में शांति का आनंद लेने के बजाय हरुका देखता है कि लड़कियां अंदर इकट्ठा हो रही हैं ताकि लड़ाई की समीक्षा कर सकें। जल्दी ही वे अधिक आत्मविश्वास के साथ चले जाते हैं सिवाय उस बैंगनी बालों वाली लड़की के जिसने पहले हरुका को जगाया था। वह माफी मांगने के लिए रुकती है, यह समझाते हुए कि उसने केवल उसे इसलिए परखा था क्योंकि वह पहले के हमले में लड़कों द्वारा लगभग पकड़ी गई थी जिससे वह आहत हो गई थी। वह देखना चाहती थी कि हरुका उन्हें चोट पहुंचाएगा या नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जोड़ती है कि वह उसे कल सुबह नाश्ते के लिए जगाएगी। अगले दिन सुबह हरुका अपने दिन की शुरुआत मछली के साथ करता है जबकि लड़कियां कोबोल्ड्स के साथ रीमैच के लिए ट्रेनिंग करती हैं। प्रशिक्षण के बाद कुछ लड़कियां खड़ी होने के लिए बहुत थकी हुई हैं और अन्य लोग लड़ाई से बचने के लिए बीमार होने का बहाना बनाती हैं। लेकिन जिन्होंने जुझारू होकर आगे बढ़े वे कोबोल्ड्स को हराने में सफल रहे। अपनी जीत के बाद वे प्राणियों को पालतू कुत्तों की तरह रखते हैं। नेता हरुका से कहते हैं कि वे उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हैं लेकिन उसने कभी जाने के लिए सहमति नहीं दी। बाद में हरुका नेता को सतर्क करता है कि वे यह नहीं जान सकते कि उनके आगे क्या है, इसलिए उन्हें सतर्क और ध्यान केंद्रित रहना होगा। उस रात भारी बारिश में एक छात्र बेतहाशा दौड़ता है किसी से भागने की कोशिश करते हुए। एक पत्थर से ठोकर खाकर वह जमीन पर गिर जाता है और जल्दी से पकड़ लिया जाता है। वह चिल्लाता है कि उसके पास वह शक्ति नहीं है जो आदमी चाहता है, लेकिन पीछा करने वाला उसकी अवहेलना करता है और वार करता है। अगले दिन हरुका समूह को जंगल के माध्यम से ले जाता है, लगातार इस बात से अवगत रहते हुए कि गुंडे पास में छिपे हो सकते हैं और देख रहे हो सकते हैं। नेता के रूप में उनकी प्राथमिकता सभी को सुरक्षित रखना है और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी से शहर पहुंचा जाए। हालांकि उन्हें केवल बदमाशों की चिंता नहीं थी, जंगल में खुद कई खतरे मौजूद थे। अचानक एक विशाल ऑर्क उनके रास्ते में आ जाता है। हरुका समूह को पीछे हटने और सावधानी से देखने का आदेश देता है जबकि वह राक्षस का सामना करता है। ऑर्क अपना गदा घुमाता है लेकिन चूक जाता है जिससे हरुका को इसकी गति का आकलन करने का मौका मिलता है। समूह के ज्ञान के अनुसार इस प्रकार के ऑर्क में शारीरिक हमलों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध होता है और जादू इसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे ध्यान में रखते हुए हरुका अपना मेनू खोलता है और आग, पानी, पृथ्वी और हवा के 4 तत्वों में से एक प्रभावी मंत्र की खोज करता है। उसने इन क्षमताओं में महारत हासिल की थी व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से, यहां तक कि उन्हें घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में हालांकि हरुका पूरी तरह से अकेला नहीं था। वह ऑर्क अपने हमले फिर से शुरू करता है, उस पेड़ को तोड़ता है जिसका हरुका सुरक्षा के लिए उपयोग कर रहा था। जब इसके बार खतरनाक रूप से करीब आने लगे, हरुका तेजी से ऑर्क के पीछे चला गया और उसे एक छड़ी से मारा जिसके कारण प्राणी चीख उठा और गिर पड़ा। इस जीत के साथ हरुका विचारशील हो जाता है क्योंकि उसने अभी दावा किया था कि ऑर्किस शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, फिर भी वह एक साधारण छड़ी से एक को हरा देता है। लड़कियां पास आकर इस अजीब स्थिति को समझने की कोशिश करती हैं, खासकर क्योंकि उन्होंने इस अजीब लड़ाई से कुछ नहीं सीखा। यहां तक कि हरुका भी इसे समझा नहीं सकता, लेकिन वह अगली बार जादू का सही उपयोग करने का वादा करता है। इसी बीच समूह को जल्द ही एक और ऑर्क मिलता है। इस बार हरुका अपनी अग्नि जादू का परीक्षण करता है, आग का गोला फेंकता है और फिर से आसानी से जीत जाता है, जिससे हर कोई यह सोचकर उलझन में पड़ जाता है कि वह इन लड़ाइयों को कितनी आसानी से संभाल रहा है। लड़कियां जो अभी भी लड़ाई से कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं, महसूस करती हैं कि हरुका सामान्य दृष्टिकोण के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली है। हालांकि रात होते होते उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, खासकर जब उनका अस्थायी कैंपसाइट पर भुना हुआ मांस तैयार होता है। थोड़ी दूर आगे हरुका दुश्मनों को दूर रखने के लिए पृथ्वी जादू का उपयोग करके एक गहरा गड्ढा जाल तैयार करता है। उसके जादुई टेंट न केवल राक्षसों को दूर रखते हैं बल्कि उपस्थिति का भी पता लगाते हैं, जिससे लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद वह अगले दिन के मार्ग की योजना बनाता है, एक नक्शा बुलाकर। नदी के स्थान की जांच करते हुए वह अचानक पास में दुश्मनों को महसूस करता है और जांचने के लिए दौड़ता है।
एक दूरी से वह कुछ आकृतियों को देखता है और डरता है कि वे बदमाश हैं, लेकिन वे कुछ खिलाड़ी होते हैं जो उससे दोस्ताना तरीके से संपर्क करते हैं। हारुका खिलाड़ियों पर संदेह करते हुए मानता है कि वे जंगल में किसी चीज या व्यक्ति के पीछे हैं। हालांकि वे स्पष्ट करते हैं कि वे किसी लड़की के पीछे नहीं, बल्कि खुद हारुका के पीछे हैं। जहां तक लड़कियों की बात है, वे कक्षा में किसी और पर भरोसा नहीं करती। उसको एक तरफ रखते हुए एथलीट नेता हारुका को जंगल में घूमने वाले एक कौशल के बारे में चेतावनी देता है, जो सम्मोहन या मैरियोनेट से भी अधिक खतरनाक है। हारुका को हाईजैक नामक एक कौशल याद आता है और एथलीट पुष्टि करता है कि यह बिल्कुल वही है। हालांकि यह अपराधी नहीं है जो इसे रखते हैं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति। हारुका फिर एथलीटों को चिढ़ाते हुए कहता है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह खुद यह कौशल रख सकता है। वे मानते हैं कि यह उसकी तुलना में उसके हाथों में बेहतर होगा, लेकिन पूछते हैं कि क्या उसे वास्तव में इसका उपयोग करना आता है। शर्मिंदा होकर हारुका मानता है कि वह केवल सेवा की जादू जानता है, जो उनके लिए अपरिचित है, लेकिन भरोसा करता है कि वह इसे लापरवाही से उपयोग नहीं करेगा। थोड़ी नाराजगी के साथ हारुका उन्हें अकेले लोगों को कम नहीं समझने की चेतावनी देता है। एथलीट जोर देते हैं कि उनका मतलब कोई नुकसान नहीं है और वे केवल जंगल में बुलियों पर नजर रखते हुए हाईजैक कौशल के बारे में चेतावनी देना चाहते थे। अंत में वे हारुका से कैंप में हुए ड्रामा के लिए लड़कियों से माफी मांगने को कहते हैं और विदा लेते हैं। इस बीच क्लास प्रतिनिधि, जो गुप्त रूप से सुन रही थी, चुप रहती है। 17 तारीख की सुबह हारुका टीम को उनके सफर को फिर से शुरू करने के लिए इकट्ठा करता है और किसी कारणवश लड़कियां असामान्य रूप से खुश लग रही हैं, जिससे वह सोच में पड़ जाता है। जैसे ही वह एक तरफ होता है, कक्षा के प्रतिनिधि पास आते हैं और वह काकीजा के समूह के साथ हुई बातचीत पर चर्चा करना चाहते हैं। हारुका समझाती है कि उन्होंने हर चीज के लिए माफी मांगी, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं है। इसके बजाय वह माफी मांगती है कि गंभीर विषय को उठाने में इतनी देर हो गई। वह वही है जिसके पास अपहरण कौशल है। हारुका को यह पता चलने पर हैरानी हुई कि उसने इसे समझ लिया। वह मानती है कि उसने ओटा के समूह से इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। अब जब उसे पता चल गया है, तो वह पूछती है कि उसने इस खतरनाक क्षमता के बावजूद उसकी मदद क्यों की, जो उसे किसी लक्ष्य का कौशल उनकी जान लेकर चुरा सकती है। हारुका बेफिक्र है और वह बताती है कि इसे सबसे डरावनी और दुष्ट क्षमता माना जाता है। हारुका नोट करता है कि यहां तक कि गीक्स भी नहीं डरे और अन्य खतरनाक कौशलों को बंद कर दिया, लेकिन उसके कौशल को छुआ नहीं, ये मानते हुए कि केवल उसे ही इसे चलाना चाहिए। छूने पर कक्षा प्रतिनिधि आंसू बहाता है। हारुका को उसे रुलाने के लिए दोष देता है और वह मजाक में भाग जाता है। हालांकि वह उसके समर्थन के लिए आभारी है। बाद में समूह नदी की ओर बढ़ता है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसे हारुका ने ध्यान में रखा था, वह अचानक दौड़ पड़ता है और अपने जादू के इन्फ्यूजन का परीक्षण करता है। वह फिर अपनी जादुई वजन कौशल का उपयोग करता है ताकि अपनी शक्ति को हल्का कर सके, जिससे वह ऊंचाई तक छलांग लगा सके। शाखा से शाखा पर कूदता है जब तक वह एक महान ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता। अपनी सभी कोशिशों के बावजूद वह अभी भी उड़ना नहीं सीखा है, इसलिए वह नीचे गिर जाता है, लगभग अपनी सभी स्वास्थ्य बिंदुओं को खोते हुए। वह अपनी जादुई दवा के बिना मर जाता, लेकिन कम से कम उसने थोड़ी देर के लिए पक्षी बनकर सही रास्ता खोज लिया। गिरने से अभी भी हिल गया। हारुका ने कक्षा प्रतिनिधि को समझाने की कोशिश की कि वह कैसे सभी चोटिल होकर वापस आया, लेकिन यह अच्छी तरह से नहीं होता है। भोर में वे फिर से रवाना होते हैं, इस बार एक तेज रास्ते पर। रास्ते में विभिन्न घटनाएं घटती हैं, जैसे कि लड़कियों का समूह स्नान और 3 ऑक्स का उनका पीछा करना, लेकिन टीम एकजुट रहती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। अंततः तूफान गुजर जाता है और वे लड़कियों की जयकार के साथ जंगल का निकास पा लेते हैं। हालांकि हारुका सतर्क रहता है, ये नहीं जानता कि पहाड़ियों में कौन से खतरे हो सकते हैं। अपना मेनू चेक करते हुए उसे पता चलता है कि उसने अपनी पिछली छलांग से एयर वॉक स्किल सीख ली है। वह जल्दी से इसे परीक्षण करता है और क्षेत्र की सुरक्षा की जांच करता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वह देखता है कि कुछ स्थानीय लोग राक्षसों के द्वारा हमले में हैं। हालांकि वह हिचकिचाता है, ये जानते हुए कि वे अच्छे लोग नहीं हो सकते। अपनी शंकाओं के बावजूद लड़कियां मदद करने के लिए वोट करती हैं और क्लास प्रतिनिधि वादा करता है कि अगर वे डाकू साबित होते हैं तो वह लड़ाई करेगा। यह जानते हुए कि वह कैसे प्रतिक्रिया करेगी, हारुका अकेले जाने का फैसला करता है ताकि अपने साथियों को जोखिम में न डाल सके। खतरे में पड़ी समूह तक पहुंचने के लिए वह तेज दौड़ धारने के लिए पिछले दिन के मंत्र को दोहराता है, लेकिन इस बार अपनी गति बढ़ाने के लिए एक छोटा हवा का तूफान जोड़ता है। दुर्भाग्यवश बवंडर क्लास प्रतिनिधि को खींच ले जाता है और गिरने से बचने के लिए वह उसकी चादर पकड़ लेती है। इससे भी बुरा यह होता है कि वे अपनी योजना के अनुसार अपनी उड़ान को रोक नहीं पाते और समूह की गाड़ी के समीप एक उल्का की तरह गिरते हैं। धूल हटने के बाद हारुका ने पहले ही आसपास के राक्षसों को हरा दिया है, साथ ही क्लास प्रतिनिधि को भी। समूह के नेता, एक काले बालों वाला व्यक्ति जिसका नाम आफ्टर है, अपना परिचय देते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति गैटिक भी शामिल होता है। हारुका पूछती हैं कि उन पर हमला क्यों किया गया और आफ्टर बताती हैं कि व्यापारी एक झुंड बड़े हरे भेड़ियों द्वारा घात लगाए गए थे और गिल्ड ने उन पर इनाम रखा। समूह ने इसे भुनाने की कोशिश की, लेकिन यह बुरी तरह से चला गया। विफलता के बावजूद आफ्टर उनसे बचा हुआ सामान इकट्ठा करने के लिए कहती है। हारुका गट्टिक के लिए एक मशरूम ग्रिल करती है, जो उत्साहपूर्वक इसे एक बफशरूम के रूप में पहचानता है, एक मूल्यवान वस्तु जो बढ़ावा देती है। आश्चर्यचकित होकर हारुका इसे दूसरों के साथ साझा करती है और लड़कियां जल्दी से ठीक हो जाती हैं। उन्हें देखते हुए हारुका को इन 2 पुरुषों के इतनी सुंदर लड़कियों के साथ होने पर अजीब सा सुकून महसूस होता है। जल्द ही बाकी समूह हारुका के पास पहुंच जाता है और लड़कियां पहली बार एक एल्फ से मिलने के लिए उत्साहित होती हैं। फिर स्थानीय लोग उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित ओमी शहर की ओर ले जाते हैं। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए समूह मिट्टी में एक रेखा खींचता है, जो एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, और वे उस पर कूदते हैं, भविष्य की ओर छलांग लगाते हैं। इस बीच धमकाने वाले जंगल में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, लड़कियों की तलाश कर रहे हैं ताकि अंततः उनका सामना किया जा सके। एक लड़का जिसे उन्होंने पकड़ लिया है, सुझाव देता है कि वे कठपुतली पर मुहर तोड़ दें और सम्मोहन कौशल का उपयोग करें।
लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें सीलिंग क्षमता वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, उन्हें बदला लेने से पहले उस कौशल वाले लोगों को ढूंढना होगा। अजीब बात यह है कि जैसे जैसे ये बातचीत चल रही होती है, लड़का एक खतरनाक हंसी छोड़ता है, जबकि खिलाड़ी दुश्मनों को दूर से देखते हैं और आगे की परेशानी को महसूस करते हैं। ओमी लौटते हुए समूह उसकी सुंदरता और जीवंत वातावरण से मोहित हो जाता है। उन्हें पूरी तरह से एहसास होता है कि वे एक नई दुनिया में हैं। हर कोई खुश है सिवाय हारुका के, जो एक अकेले व्यक्ति के रूप में जगह से बाहर महसूस करती है। लड़कियां अनोखे कपड़ों और सुविधा स्टोर से उत्साहित हैं, जो अपरिचित वस्तुओं से भरे हुए हैं। हालांकि कक्षा प्रतिनिधि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य की याद दिलाता है। जैसे ही वह दौड़ती है, हारुका को राहत महसूस होती है, यह जानकर कि उसने उन्हें यहाँ सुरक्षित पहुंचा दिया है और उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है। दो लड़कियां वो इमारतों को कपकेक जैसा देखते हुए मजाक करती हैं और सोचती हैं कि क्या वे खाने योग्य हैं। क्लास प्रतिनिधि को उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि पत्थर खाने के लिए नहीं होते। समूह के उत्साह के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हुए वह हारुका से मदद मांगती है, लेकिन वह पहले से ही छाया में एक पेय के साथ आराम कर रहा है। वह उसे डांटती है, स्वीकार करती है कि उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन जोर देती है कि यहाँ आराम करना बहुत जल्दबाजी है। वह एक सीटी बजाकर लड़कियों को पंक्ति में खड़ा करने का आदेश देती है और योजना की घोषणा करती है। सबसे पहले उन्हें अपने लूट को बेचने और साहसिक गिल्ड में पंजीकरण कराने के लिए जाना होगा, फिर ठहरने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अगले दिन वे ओता के समूह के बारे में पूछेंगे। लोकप्रिय लड़कियों की नेता शिमाजाकी पूछती है कि ओता का समूह कम प्राथमिकता क्यों है। दबाव में प्रतिनिधि बताता है कि यह जानबूझकर नहीं था। हारुका शिमाजाकी को परेशान करने का मौका लेती है कि वह नर्ड्स के लिए चिंतित है, जिसे वह इनकार करती है, शर्मिंदा होकर। वे अंततः एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर बढ़ते हैं और हारुका को सिर्फ इमारत के बाहर देखकर ही डर लगता है। अंदर यह और भी बुरा है, खुरदरे दिखने वाले लोगों से भरा हुआ है जो उन्हें घूरते हैं। एक आदमी गिल्ड से हारुका के पास आता है और उसे बताता है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। हारुका जल्दी से क्लास रिप को रजिस्ट्रेशन संभालने के लिए कहता है, जबकि वह इस स्थिति से निपटता है। सारी ध्यान के तहत नर्वस होकर वह गेटिक की ओर और डरावने गिल्ड मास्टर की ओर बढ़ता है। गिल्ड मास्टर पूछता है कि क्या वह हारुका है और कांपते हुए हारुका पुष्टि करता है। उसकी हैरानी के लिए गुरु खड़े होते हैं और उसे आफ्तेरा के समूह को बचाने के लिए शालीनता से धन्यवाद देते हैं, जिससे हारुका को राहत मिलती है, जिसने कुछ बहुत खराब की उम्मीद की थी। अधिक आरामदायक महसूस करते हुए हारुका को वह काउंटर मिल जाता है जहां वह अपने जादुई पत्थरों को बेच सकता है। कर्मचारी सदस्य समझाता है कि पत्थरों का आकलन करने में समय लगेगा और वे कल तक तैयार हो जाएंगे। इस बीच लड़कियां हारुका को सूचित करती हैं कि उन्होंने पंजीकरण पूरा कर लिया। आफ्टेरा और गेटिक दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लड़कियों को कम आंका था, कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे स्तर 30 से ऊपर होंगी। शिमाजाकी हारुका को पंजीकरण के लिए उकसाते हैं और एक बार के लिए वह एक आधिकारिक समूह में शामिल होने के लिए उत्सुक है। उसकी उत्सुकता देख क्लास प्रतिनिधि आफ्टेरा और गेटिक से कहते हैं कि हारुका एक उत्कृष्ट साहसी बनने के लिए नियत है, क्योंकि वही था जिसने उन्हें सुरक्षित रूप से शहर तक पहुंचाया। हारुका ने अपना पंजीकरण शुरू किया, लेकिन जल्दी से पता चलता है कि उसे कम से कम स्तर 10 होना चाहिए। वह केवल स्तर 9 पर है। वह निराशा में अपने घुटनों पर गिर जाता है, एक अपवाद की विनती करता है, लेकिन स्टाफ सदस्य दृढ़ रहता है, समझाता है कि उसे एक समूह का हिस्सा भी होना चाहिए। वह स्तर 20 पर एक प्रशिक्षु के रूप में अकेला ही आगे बढ़ सकता है, और जब तक वह स्तर 30 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे एक सच्चे साहसी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हताश होकर हारुका समझ जाता है कि स्तर 20 अभी भी दूर है, और उसका अकेलापन कौशल उसे किसी भी समूह में आधिकारिक रूप से शामिल होने से रोकता है। उसकी परेशानी को देखकर कक्षा प्रतिनिधि रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेता है और टीम को गिल्ड द्वारा सुझाए गए होटल की ओर ले जाता है। हारुका उस जगह के बारे में बेचैन है, और जब वे अंदर जाते हैं तो एक युवा रिसेप्शनिस्ट गर्मजोशी से उनका स्वागत करती है, उल्लेख करती है कि गिल्ड ने उसे उनकी आगमन के बारे में सूचित किया था। दरवाजों पर दिल के निशान देखकर हारुका को संदेह होता है कि यह एक प्रेम होटल हो सकता है, लेकिन क्लास प्रतिनिधि उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। बाद में उसे कमरे सामान्य लगते हैं और बिस्तर में आरामदायक महसूस होता है, हालांकि वह जंगल को याद करने के बाद स्वीकार करता है। इस दौरान शिमाजाकी सोचता है कि ओटा और बाकी लड़के कहाँ हैं। इस दुनिया में उनके रहने के 19वें दिन सभी नाश्ते का आनंद लेते हैं जब कक्षा प्रतिनिधि घोषणा करते हैं कि शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित है और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। लड़कियों की उत्तेजना देखकर हारुका को लगता है कि वे यहाँ सफल होंगे, हालांकि वह अपने जादुई पत्थर बेचने के बाद जंगल लौटने की योजना बनाता है। गिल्ड में एक कर्मचारी सदस्य काउंटर पर पैसे का बैग फेंकता है, ये कहते हुए माफी मांगता है कि अभी के लिए वे केवल इतना ही पेश कर सकते हैं। हारुका उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब गिल्ड मास्टर बीच में आता है, उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने अभी सभी पत्थरों की गिनती भी पूरी नहीं की है। हारुका देखती हैं कि उनके पास सब कुछ एक मुश्त भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वे किस्तों का सुझाव देते हैं। मास्टर सहमत होते हैं और पहले भुगतान के रूप में 80 लाख हील्स अलग रखते हैं। हारुका को एहसास होता है कि यह राशि जापानी मुद्रा में लगभग 42,000 येन के बराबर है। गिल्ड का कर्मचारी इस दुनिया में वस्तुओं के बाजार मूल्य को समझाता है, यह बताते हुए कि हारुका के फ्रैंक जादुई पत्थरों की कुल कीमत 80 लाख हील है। साथ ही ग्रीन वुल्फ मिशन से बोनस भी है। पैसे हाथ में लेकर क्लास प्रतिनिधि घोषणा करता है कि अब समय है आपूर्ति खरीदने का। गैटिक एक दुकान का सुझाव देता है जिसे वह जानता है, और हारुका ये सोचते हुए कि यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां महिलाएं होंगी, मूर्खतापूर्वक उसका पीछा करता है। हालांकि वे जल्द ही एक ऐसी दुकान पर पहुंचते हैं जो कालकोठरी के सामान बेचती है। हालांकि दुकानदार अजीब लगता है, लेकिन वह दोस्ताना है। हारुका उत्सुकता से एक अदृश्यता वाला क्लोक, ऊर्जा के दस्ताने, एक आग की छड़ी और एक मना काटने वाली तलवार आजमाता है। वह 7 दुकानों नामक एक हार को लेकर जुनूनी हो जाता है, जो 7 वस्तुओं के प्रभावों को मिला सकता है। उसकी उत्तेजना तब खत्म हो जाती है जब क्लास प्रतिनिधि उसे होटल वापस बुलाता है, क्योंकि सोने का समय हो गया है।
परेशान होकर अकेला व्यक्ति एक और वस्तु का परीक्षण करने के लिए कहता है, एक मिसलटो टहनी जो जादुई कर्मचारियों और छड़ियों को बढ़ावा देती है। हालांकि जैसे ही वह उसे पकड़ता है, वह गलती से उसे सक्रिय कर देता है, सभी उपकरणों को मिलाकर, जबकि उसने हार के लिए भुगतान भी नहीं किया था। गुस्से में दुकान का मालिक उसे बताता है कि हार की कीमत 10 मिलियन हील से अधिक है। गाटेका और कक्षा प्रतिनिधि छूट की बातचीत करने की कोशिश करते हैं और 20 तारीख तक हारुका पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। हालांकि उसके पास अभी भी खरीदने के लिए चीजें हैं। सौभाग्य से कीमत घटकर 8 मिलियन रह गई है, लेकिन वह बिल्कुल कंगाल हो गया है। वह और जादुई पत्थरों को बेचने के लिए इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरी लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है और लड़कियों के साथ चुपके से बाहर जाना असंभव है। क्लास प्रतिनिधि कभी इसे अनुमति नहीं देगा। एहसास करते हुए कि शहर की जिंदगी उसके लिए नहीं है, हारुका ने जंगल लौटने का फैसला किया। अपने किसान के कपड़ों के साथ अदृश्यता के आवरण से लैस होकर वह अपने सहपाठियों के पास से चुपके से निकल जाता है, शहर की दीवार की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह कूदने और भागने की तैयारी करता है, कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं, जिससे वह दीवार से टकरा जाता है। इस बीच वह और लड़कियां देखते हैं कि एक सहपाठी लगभग सार्वजनिक रूप से कपड़े बदल रही है ताकि एक नया पहनावा आजमा सके। हारुका उसे रोकने के लिए दौड़ता है और उसकी पहली भागने की योजना विफल हो जाती है। 21 तारीख को लड़कियां ने अपने पहले मिशन की तैयारी करती हैं। हारुका ग्रुप से जुड़ने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन क्लास प्रतिनिधि उन्हें उनके पिछले दिन के भागने के प्रयास के बाद तुरंत मना कर देती है। फिर भी अकेला व्यक्ति अपनी अनदेखा होने वाली चादर के साथ गेट गार्ड को पार कर जाता है और बाहर की ओर जाता है। उत्साहित होकर वह जंगल में तेजी से दौड़ता है, बाधाओं की परवाह किए बिना, जिसमें बगैर हथियार वाली लड़की के साथ गाड़ी पर हमला करते डाकू भी शामिल हैं। डाकू किसी गवाह को नहीं चाहते हुए हारुका पर हमला करते हैं, जिससे उसे लड़ना पड़ता है। वह अपनी आग की गोली को बुलाता है और उन्हें हरा देता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी लकड़ी की छड़ी अब एक मजबूत छड़ी में बदल गई है, संभवतः उसके द्वारा पहले से मिलाए गए मिसलटो टहनी या आग की छड़ी के कारण। हालांकि डाकू फिर से उठते हैं, यह देखकर कि उनका दुश्मन सिर्फ एक स्तर 9 का लड़का है। वे उन्नत हथियार कौशल, स्लैश, डबल और डैश का उपयोग करते हैं, लेकिन हारुका देखता है कि उनमें महारत की कमी है और वे खुद को थका देते हैं। आसानी से वह उन्हें हरा देता है, यह समझते हुए कि हालांकि हथियार कौशल शक्तिशाली हैं, ये ठग कमजोर और अनाड़ी थे। गाड़ी से आई लड़की मैरियल, एक अजीब सी शख्सियत वाली कुलीन, हारुका को धन्यवाद देती है और अपना परिचय देती है। वह बताती है कि वह एक स्थानीय सरदार की बेटी है और उससे अनुरोध करती है कि वह उसके साथ चले, क्योंकि हमले के बाद वह असुरक्षित महसूस कर रही है। स्वाभाविक रूप से वह उनकी सहायता के लिए अपनी सराहना व्यक्त करने में अधिक खुश है। हालांकि हारुका जंगल में लौटने के लिए चिंतित थी। उस अंतिम विवरण ने उसे रुकने और सहायता करने के लिए मना लिया। गाड़ी के अंदर मारियल ने हारुका से उनके शहर के बारे में पूछा और उसने बताया कि वह एक भयानक जगह थी, जिसमें एक भयानक गिल्ड था जो आगंतुकों को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं देता था। इस और अन्य कारणों की वजह से लड़का इस बात के लिए आश्वस्त था कि शहर का स्वामी उतना ही भयानक था जितनी वह जगह थी। ये सुनकर मारियल रोने लगी, क्योंकि वह हारुका द्वारा अपमानित किए गए स्वामी की बेटी थी और आश्चर्यजनक रूप से यह गाड़ी ओमू की ओर जा रही थी। यह महसूस करते हुए हारुका घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह महानुभाव जिद करता है कि उसे बचाने के लिए उसे इनाम देना चाहिए। इस बीच जंगल में खिलाड़ी और गुंडे भिड़ते हैं और खिलाड़ियों के नेता को दुश्मन की तलवार से चोट लगती है। उनके पहले साथी के गिरने के बाद समूह ने स्थिति की गंभीरता को समझा। हालांकि लड़के को जो वार लगा वह बदमाशों से नहीं था, बल्कि एक अकेले तलवारबाज से था जो स्वतंत्र रूप से लड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती में तलवार घोंपकर अगली बदमाश को तेजी से मार गिराया और उसके तुरंत बाद एक और को भी गिरा दिया। फिर भी उनके दोस्त की त्वरित हार से नाराज बदमाश लगातार हमला करते रहे, लेकिन उन्हें आसानी से काट दिया गया। अपनी किस्मत का एहसास होते ही बाकी बदमाश भाग गए, लेकिन तलवारबाज ने उन्हें रोक लिया, साबित कर दिया कि उसकी अनुमति के बिना कोई नहीं बच सकता। ओमू लौटने से डर रहे हारुका की ओर मुड़ते हुए मारियल ने उसे विनती भरी नजरों से देखा और उसे इतना उपद्रव करने के लिए डांटा। वह प्रतिरोध नहीं कर सका और अनिच्छा से उसके साथ ओमू के प्रभावशाली हवेली की ओर बढ़ गया। अंदर जाते वक्त उसे असहज महसूस हो रहा था। एक चित्र का निरीक्षण करते हुए, जो शायद ओमू के स्वामी और उनकी पत्नी को दिखा रहा था, उसने तेजी से बाहर निकलने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह चुपचाप बाहर जा सके, मारियल प्रकट हुई, पूछते हुए कि उसने उसके कपड़े बदलने का इंतजार क्यों नहीं किया, जैसा कि उसने कहा था। हारुका ने झूठ बोला कि वह बस बाहर जा रहा था, लेकिन मारियल ने उसे पहचान लिया और उसे बुलाया। नाराज होकर उसने जोर देकर कहा कि वह रुके, ये वादा करते हुए कि योद्धा को किसी न किसी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। यह साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, कुलीन ने मेहमान को टेबल पर रखी सच्ची दावत की ओर ले जाया। छोड़ने के विचार छोड़कर उसने भोजन का आनंद लिया और बाद में एक नौकरानी से उसकी बचाव के लिए नकद इनाम लाने के लिए कहा। यह जानते हुए कि नायक के पास इस भूमि में कोई पहचान नहीं थी, उसने उसे एक ओमू पहचान पत्र भी दिया, जिससे वह शहर से स्वतंत्र रूप से आ सकता और जा सकता था। बदले में उसने केवल उम्मीद की कि वह शहर के नाम को याद रखेगा। हालांकि हारुका किसी भी दायित्व से अधिक पुडिंग की बनावट पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। शर्माते हुए मारियल ने बुदबुदाया कि उसने सिर्फ उसके लिए तैयार किया, लेकिन वह इस तरह बर्ताव कर रहा था। 22 तारीख को वह सराय में वापस आया, अपने समूह को यह विश्वास दिलाते हुए कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसे शहर के स्वामी की हवेली में आमंत्रित किया गया। संदेहास्पद लड़कियों ने उसके निमंत्रण पर सवाल उठाया, लेकिन हारुका ने अनभिज्ञता जताई। अंततः कुछ ने इस विषय को छोड़ दिया और एक मिशन पर चले गए। उसे आशान्वित छोड़ दिया कि अन्य लोग भी भूल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले कक्षा के प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि वह शहर नहीं छोड़ सकता। हारुका ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। फिर से अकेले उसने एक चालाक मुस्कान दी, अपनी अदृश्यता की चादर के साथ एक और भागने की तैयारी करते हुए। इस बार उसके पास एक तुरुप का इक्का था।
जो कि भगवान की बेटी द्वारा दिया गया पहचान पत्र था। उसने ओमू के द्वार की ओर दौड़ लगाई, लेकिन पहले उसने मारियल से मिले इनाम के साथ सामान खरीदने की योजना बनाई और मशरूम को छोड़कर सब कुछ खाने की। आखिरकार उसने क्लास प्रतिनिधि के लिए एक नोट छोड़ने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि यह उसे परेशान नहीं करेगा। उसने बस इतना कहा कि वह जंगल में खिलाड़ियों की जांच करने जा रहा है और लड़कियों से कहा कि उसके जाते समय वे अपने स्तर को बढ़ाती रहें। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद वह उस निकास की ओर बढ़ गया जहां एक मांसल सैनिक मार्ग की रक्षा कर रहा था। हरुका ने अपना नया पहचान पत्र दिखाया और ओमू से अपनी रिहाई सुरक्षित की। इस बार अगर रास्ते में किसी गाड़ी पर हमला हुआ तो वह उसे नजरअंदाज करेगा और आगे बढ़ेगा। आखिरकार वह प्रिय वन तक पहुंच गया, जहां झाड़ियों में मशरूम उगते थे, नदी में मछलियां तैरती थीं और जाने पहचाने राक्षस मंडराते थे। हरुका को घर जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपनी गुफा में पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी दौड़ फिर से शुरू की, आसानी से एक बड़े ऑर्क को हरा दिया जो दिखाई दिया, असामान्य रूप से, क्योंकि ऐसी प्रजातियां आमतौर पर जंगल के गहरे हिस्सों में रहती हैं। वह खुश था कि उसने ओमू में अपनी आपूर्ति को स्टॉक कर लिया था, जिसने इस मुठभेड़ को आसान बना दिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, खासकर जब उसने एक चट्टान पर खून का दाग देखा। उसे शक था कि यह उन पढ़ाकुओं का नहीं था जो अनुभवी इसेकाई प्रो थे, इसलिए उसने मान लिया कि यह खिलाड़ियों का था। जल्द ही उसने आगे के रास्ते पर पैरों के निशान और खून की बड़ी धारा देखी। बिना देर किए वो उस दिशा में दौड़ा और चट्टान पर बुरी तरह घायल एथलीट्स को पाया। ये देखकर कि वे जीवित थे, उसने उन्हें बचाने के लिए मशरूम से बने हीलिंग पोशंस फेंके। नेता ने इतनी ताकत जुटाई कि हरुका को देख सके और पूछा कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं। हरुका ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शहर में सुरक्षित हैं। एथलीट्स के धन्यवाद। काजुआकी को राहत मिली, ये महसूस करके उसने क्लास की मदद की थी। हारुका ने उन्हें सबसे अच्छे एथलीट कहा जिनकी वो उम्मीद कर सकते थे। उसी रात मुख्य पात्र को पता चला कि सभी अपराधी मर चुके थे और विद्वान गायब हो गए थे। बुलियों के हत्यारे के बारे में ये एक अनजान ताकत थी जिसे रोका नहीं जा सकता था और जिसने उनके सभी हथियार भी चुरा लिए थे। काजुआकी को विश्वास था कि इस तलवारबाज ने यह सब योजना बनाई थी, शायद कक्षा प्रतिनिधि को निशाना बनाते हुए, जिसके पास शक्तिशाली अपहरण कौशल था जो उसे जिनको वो मार देती थी उनसे क्षमताएं चुराने में सक्षम बनाता था। हारुका चिंतित थी क्योंकि उसे लगता था कि केवल वही और गीक्स उसकी शक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन एथलीटों ने यह मान लिया क्योंकि तलवारबाज ने उसके बारे में पूछा था। अंततः तलवारबाज ने उन्हें बख्श दिया, उम्मीद करते हुए कि वे अंततः प्रतिनिधि के पीछे जाएंगे जिसका वह फायदा उठा सके। हालांकि इसके बजाय एथलीट जंगल में भटक गए और लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गए। रहस्यमय दुश्मन निश्चित रूप से यहाँ खून के निशान का पीछा करेगा, लेकिन हरुका की मदद से टीम लीडर को विश्वास है कि वे बलों को मिलाकर जीत सकते हैं। ये सुनकर हरुका सोचता है कि उसे संघर्षों में उलझना कितना बुरा लगता है। वह केवल जंगल में शांतिपूर्ण एकांत जीवन चाहता है। हालांकि कर्तव्य बुला रहा है और वह स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह मदद करने के लिए सहमत है, लेकिन अकेले जाने पर जोर देता है और दूसरों को महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए शहर भेज देता है। उनके जाने के बाद हरुका को पता है कि बैकअप के साथ यह सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर तलवारबाज सभी को मार देता है तो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस बीच लड़कियां अकेले यात्री को खोजने के लिए ओमू की तलाश करती हैं। हालांकि कक्षा प्रतिनिधि हरुका के पत्र के बावजूद चिंतित रहती है। नायक को एथलीट से पता चलता है कि तलवारबाज की शक्तिशाली हथियार कौशल उसे सक्रिय होने पर असहाय बना देती है। हरुका ने फैसला किया कि उसे इस खामी का फायदा उठाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए, लेकिन कुछ गोबलिनों को हराने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे और मजबूत दुश्मनों की जरूरत है। भाग्य उसे गोबलिन राजा के पास ले जाता है, स्तर बढ़ाने का एक मौका। उसकी विशाल क्लब से सावधानीपूर्वक बचते हुए हरुका एक शक्तिशाली जादू के साथ हमला करता है, युद्ध समाप्त करता है। लेकिन वह तब चौंक जाता है जब गोबलिन सम्राट स्तर 50, जो हरुका के स्तर 9 से बहुत ऊपर है, प्रकट होता है। हरुका को एहसास होता है कि वह इस राक्षस का सीधे सामना नहीं कर सकता, लेकिन यह जानते हुए कि भागने की संभावना कम है, वो अपने पिछले रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लेता है, अपनी सभी डरावनी क्षमताओं को एक जादू में मिलाकर। इसी के साथ वह गोबलिन पर हमला करता है और वॉर करता है, जिससे कुछ नुकसान होता है, लेकिन राक्षस जल्दी से ठीक हो जाता है और जवाबी हमला करता है। गोबलिन हरुका पर झपटता है, जो बमुश्किल बच पाता है अपनी छड़ी से पलटवार करने के लिए एक छोटा मौका देखकर। उसका वार गोबलिन सम्राट के एचपी को लगभग आधा कर देता है, लेकिन प्राणी ठीक होने लगता है। एक जोरदार कौशल का उपयोग करता है जो हरुका को एक पेड़ के खिलाफ फेंक देता है। मुश्किल से होश में रहते हुए हरुका अपना मिशन याद करता है और आगे बढ़ता है, ये जानते हुए कि उसके दोस्त उस पर निर्भर हैं। कुछ घंटों बाद जब जंगल पर सुबह होती है, हरुका थका हुआ लेकिन विजयी राहत में चिल्लाता है, अपने स्तर 11 उन्नयन का जश्न मनाते हुए। अपनी गुफा में लौटने पर वह नई कौशल खोजता है, जिसमें उसके द्वारा आविष्कृत मंत्र भी शामिल है जो अब विभिन्न जादुओं को निर्बाध रूप से जोड़ता है, जिससे त्वरित हमले होते हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसके निवास के पास आता है, अपनी टोपी हटाकर तानाका को प्रकट करता है, जो कभी एक पीड़ित लगता था, लेकिन उसके पास कहीं अधिक चतुर योजनाएं थीं। इस बीच लड़कियां एक और दिन के शिकार के बाद ओमियो लौटती हैं, केवल शहर की दीवार के पास एथलीट्स को खोजने के लिए। इस बीच काका काजी बताते हैं कि हरुका अकेले दुश्मन का सामना करने के लिए जंगल में रुक गई। एकाकी यात्री तानाका का स्वागत व्यंग्य के साथ करता है, जबकि दुश्मन को कड़वी निराशा होती है कि वह लगभग थके हुए खिलाड़ियों के माध्यम से अभी तक कक्षा प्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाया है, विशेष रूप से सभी प्रयासों के बाद बदमाशों को घुसपैठ और उन्हें नियंत्रित करने के लिए। तब हरुका को एहसास होता है कि तनाका ने शुरुआत से ही सब कुछ पीछे से नियंत्रित किया है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुंडों का उपयोग वर्ग को पूरी तरह से विभाजित करने के लिए किया था। गुस्से में हरुका बाकी समूह के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगता है, एथलीटों और बदमाशों के अलावा।
तनाका ठंडे स्वर में जवाब देते हैं कि वे सभी मर चुके हैं, लेकिन फिर बातचीत को खत्म करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य अपहरण कौशल को जल्द से जल्द अनलॉक करना है और हारुका जैसे हारे हुए पर समय बर्बाद नहीं करना है, जिसे वे सबसे कमजोर कौशल वाला मानते हैं। ये सुनकर हारुका अपना हथियार उठाते हैं, तनाका का बाहर निकलना रोकते हैं। तनाका फिर वहीं पर अकेले भटकने वाले को मारने का फैसला करते हैं। तनाका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हारुका की चेतावनी के रूप में पत्थरों को उनकी ओर फेंकते हैं। वह कहते हैं कि जब विहाइट रूम में सभी लोग कौशल का चयन कर रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर आखिरी में चुना ताकि सभी बची हुई कौशल सबसे खराब हो। मुस्कुराते हुए वह हारुका को चिढ़ाते हैं, पूछते हैं कि क्या वह सोचते हैं कि वह इन बेकार क्षमताओं के साथ उन्हें हरा सकते हैं। फिर तनाका और भी बड़े पत्थर उन पर फेंकते हैं। हारुका रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है, लेकिन तनाका अपनी विशेष क्षमता ट्वीक का उपयोग करता है। तुरंत ही हारुका का शरीर कांपने लगता है।